हेलो स्टूडेंट, लेट गो टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। हम लोगों ने क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस सारा ये अच्छे से पढ़ लिया था, तो उसी बेस पे जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसी बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्लाइड के फॉर्म में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में वहाँ भी आपको मिल जाएगा क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। आज हम लोग 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड एज आयनिक, मेटेलिक, मोलिकुलर, नेटवर्क और कोवेलेंट और अमॉर्फस। ठीक है, तो हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 तरीके के पढ़े थे। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड हमने कितने 4 टाइप्स के पढ़ रखे थे, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड एंड मोलिकुलर सॉलिड। ठीक है, और जो दूसरा वाला पार्ट था क्रिस्टलाइन के अलावा वो क्या था, अमॉर्फस। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़रा इस पे देखना है कि कौन कौन सा क्या है। तो सबसे पहले ज़रा एक है P4O10, बेटा ये एक दिया हुआ है हमको, एक दिया है NH4 होल थ्राइस, SO4 में तो थ्राइस नहीं होगा, PO4। ठीक है, ये हो गया। अगला क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड। नेक्स्ट क्या है, आयोडीन। अगला क्या है, P4 फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्या बेटा, प्लास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्या है, ब्रास। नेक्स्ट क्या है, रुबीडियम। नेक्स्ट क्या है, लिथियम ब्रोमाइड। और लास्ट में क्या है बेटा, सिलिकॉन। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सा क्या है, कौन सा वाला सॉलिड है। ठीक है, कौन सा आयनिक है, कौन सा कोवेलेंट है, कौन सा मेटेलिक है और कौन सा मोलिकुलर है, कौन सा अमॉर्फस है, ये भी हमको चेक कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम P4O10 को देखते हैं। बेटा अब देखो थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ध्यान देंगे। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबको समझ में आ जाएगा। बेटा दोनों कैसे हैं, दोनों कोई मेटल नहीं है, इसमें कोई मेटेलिक टेंडेंसी नहीं रख रहा है, कोई मेटल नहीं है, कोई मेटेलिक टेंडेंसी नहीं रख रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गया। जब ये अच्छा मेटेलिक कंडीशन नहीं है एक पार्ट इसका मतलब ये होगा कि इसमें पोलैरिटी कम होगी। तो अगर बेटा कोई पोलर नहीं है, ठीक है, या पोलर लेस है, तो हमेशा वो मोलिकुलर ही बनाएगा। जो पोलर नहीं होते हैं, ठीक है, वो कैसे बनाते हैं, मोलिकुलर। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जो पोलर भी हैं, मोलिकुलर है। तो फिलहाल ये तो हमको याद रखना है, वो चीज़ अलग हो गई। हमको इतना याद रखना है कि जिनमें पोलैरिटी नहीं है, ठीक है, और मेटल नहीं है, पोलैरिटी भी नहीं है, मेटल भी नहीं है। क्लियर, आयनिक में भी डायरेक्शन नहीं होता, पोलैरिटी नहीं होती है, पर एक मेटल पोर्शन होता है। ठीक है, कैटायनिक पोर्शन होता है। यहाँ कैटायनिक एनायनिक कोई पोर्शन नहीं है। तो कैसा हो जाएगा ये कैसा हो गया, मोलिकुलर हो गया। ये कैसा हो गया, ये सॉलिड, ये मोलिकुलर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, PO4 ट्रिपल माइनस और NH4 प्लस। तो प्लस और माइनस, कैटायन एनायन दो हैं, कैसा हो गया, ये आयनिक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, सिलिकॉन कार्बाइड। बेटा बहुत अच्छा कोवेलेंट हो गया, ये बहुत अच्छा कोवेलेंट हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा कोवेलेंट हो गया। आयोडीन क्या है, तो आयोडीन में डायरेक्शन भी नहीं है, मास हैवी होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो आयोडीन आपस में जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, मोलिकुलर हो गया ये। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे तो गैस के फॉर्म में रहेगा, ये मोलिकुलर हो गया। P4 ये भी क्या है बेटा, मोलिकुलर। कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। प्लास्टिक, अब याद रखिएगा प्लास्टिक का कोई फॉर्मूला नहीं होता। हमने कहा था जिसका फॉर्मूला नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, अमॉर्फस हो जाएगा। तो बेटा ये क्या हो गया, प्लास्टिक क्या हो गया, अमॉर्फस। प्लास्टिक क्या हो गया, अमॉर्फस सॉलिड हो गया। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है, तो हमने पढ़ रखा है कार्बन 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 आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, कोवेलेंट। तो ग्रेफाइट क्या हो गया, कोवेलेंट हो गया। बेटा ध्यान रखेंगे इसको, ग्रेफाइट क्या हो गया, कोवेलेंट। हाँ, ब्रास, ब्रास बताइए क्या हो जाएगा, ब्रास में क्या हो जाएगा, मेटल है ना, एलॉय है ना। ठीक है, तो ब्रास में क्या हो जाएगा, मेटल है, एलॉय है, तो ब्रास कैसा हो जाएगा, मेटेलिक। रुबीडियम, रुबीडियम हमें मालूम है मेटल है, मेटल है। ऊपर से देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो क्या है ये, मेटल। और मेटल में कौन सा हो गया बेटा, मेटेलिक। ठीक है, लिथियम ब्रोमाइड, कैटायन एनायन साफ साफ दिख रहा है, कौन सा हो गया बेटा, आयनिक हो गया। ठीक है, सिलिकॉन, सिलिकॉन 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 टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर रख रहा है, क्या हो गया, कोवेलेंट। आपस में कैसे जुड़ेगा, कोवेलेंट। ठीक है, तो ये एक चीज़ हमारा कंप्लीट हो गया, एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पूछा गया था किसका नेचर कैसा होगा। ठीक है,
कौन सा वाला सॉलिड होगा। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स इन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। बेटा अभी भी हम नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज के ही बेस पे इसको हम डिफाइन कर रहे थे, इसी बेस पे डिफाइन ही किया गया है। ठीक है, ऑपरेटिंग इन देम, तो हमको देखना है कि किस में कौन सा फोर्स ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो दिया है K2SO4, बेटा इसमें कौन सा फोर्स ऑपरेट कर रहा है, K2SO4 कौन सा, कैटायन एनायन 2 होगा, तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा फोर्स काम कर रहा है, आयनिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और एक कंपाउंड कौन सा हो गया, आयनिक सॉलिड हो गया, ये आयनिक सॉलिड हो गया। ठीक है, यहाँ हम फोर्स को लिख दे रहे हैं, यहाँ पे किस टाइप का सॉलिड है ये लिख दे रहे हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाँ नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, टिन, SN एटॉमिक नंबर 50। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा बेटा, टिन क्या है, मेटल है ना, टिन क्या है, मेटल है, तो कौन सी बॉन्डिंग इसमें काम करेगी बेटा, तो इसमें काम कर गई मेटालिक बॉन्डिंग, और मेटालिक बॉन्डिंग हो जाएगा तो कैसा सॉलिड हो गया, मेटालिक सॉलिड। ठीक है, कैसा हो गया ये, मेटालिक सॉलिड हो गया। ठीक है, या मेटालिक क्रिस्टल हो गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो क्रिस्टल कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया बेटा, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन, अब देखिए बेंजीन मॉलिक्यूल डायरेक्शन नहीं है और कोई कैटायनिक एनायनिक पार्ट नहीं है, तो एक बेंजीन मॉलिक्यूल आखिर दूसरे बेंजीन से स्ट्रांगली जुड़ सकता है क्या, लेकिन अगर हम सॉलिड बना दें तो कैसा हो जाएगा वो, मॉलिक्यूलर, तो क्या इसमें कोई डायरेक्शन है, नहीं, नॉन पोलर होगा ये। ठीक है, तो कैसा हो गया, नॉन पोलर, यानी वीक फोर्स, कोई भी नॉन पोलर वीक फोर्स, तो हम कौन सा बोल सकते हैं इसमें, लंदन फोर्स कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, वीक फोर्स हो गया इसमें, और बेटा कौन सा सॉलिड होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, यहाँ वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं, लंदन फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बेटा यूरिया, सेम वही कहानी है, यूरिया, एक यूरिया मॉलिक्यूल, बहुत स्लाइड जो पोलैरिटी होती है, बहुत स्लाइड पोलैरिटी होती है। ठीक है, तो कौन सा इसमें हो जाएगा, सेम वही चीज़ आ गया, लेकिन हल्की सी पोलैरिटी होगी तो इनसे थोड़ी सी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, पर होंगे तो मॉलिक्यूलर ही ना। ठीक है, होंगे तो मॉलिक्यूलर सॉलिड ही। ठीक है, अब याद रखना है नॉन पोलर वाली कहानी आ रही है यहाँ पे, नॉन पोलर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बेटा अमोनिया। हाँ, इसमें कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हो रही थी। ठीक है, कौन सा हो गई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो कौन सा ये हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, बात समझ आ रहा, अमोनिया में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ध्यान से समझिएगा इसको, जैसे ये हो गया हाइड्रोजन, ठीक है, फिर यहाँ नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इन पे पार्शियल नेगेटिव, ऐसे तो आएगा। तो क्या हो जाएगा इनके, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से ये इधर बनाएगा इधर, तो एक बहुत अच्छा जिगजैग तैयार हो रहा है, बहुत अच्छा बॉन्ड तैयार हो रहा है। ठीक है, इसलिए कहते हैं बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें बनकर तैयार हो रही है। तो सेकंड यूनिवर्सल सॉल्वेंट हो जाएगा अमोनिया क्या हो जाएगा, सेकंड यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। फर्स्ट यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा होता है, वाटर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैक्सिमम, और सेकंड पे कौन आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका ज़्यादा हो, अमोनिया। क्लियर हो रही बात। ठीक है, हाँ नेक्स्ट दिया हुआ है वाटर, बेटा ये भी क्लियर है, वाटर सेम वही चीज़, हाइड्रोजन बॉन्ड सेम वही चीज़, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है बेटा क्या हो गया, ZnS। हाँ ZnS, कैटायन एनायन साफ दिख रहे हैं आपको, तो कौन सा हो जाएगा, सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और कौन सा सॉलिड होगा, ये भी आयनिक ही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, आयनिक सॉलिड हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं ग्रेफाइट की। ठीक है, पढ़ रखे हैं ग्रेफाइट, कार्बन आपस में कोवैलेंट बॉन्ड जुड़ा रहता है, तो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है बेटा इसमें, कोवैलेंट बॉन्डिंग। क्या हो रही है काम, कोवैलेंट बॉन्डिंग। और सॉलिड कौन सा हो जाएगा, चाहे आप नेटवर्क कह लीजिए, ठीक है, या इसको कोवैलेंट कह लीजिए, कोई बात नहीं, एक ही चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, फिर इसमें रुबिडियम की बात कर रहा। बेटा रुबिडियम कैसा है, मेटल है,
कैसा है, मेटल है, तो कौन सा बॉन्ड काम करेगा इसमें, मेटैलिक बॉन्डिंग काम करेगी। कौन सा बॉन्ड काम करेगा, मेटैलिक बॉन्डिंग काम करेगी, ठीक है, मेटैलिक बॉन्डिंग काम करेगी। और सॉलिड कौन सा हो गया ये, मेटैलिक सॉलिड, ठीक है, मेटैलिक सॉलिड बन गया ये। क्लियर। अब बात कर रहे हैं आर्गन की, ठीक है बेटा, यहाँ तो जगह नहीं है, थोड़ा सा ऊपर से रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं आर्गन की, ठीक है, आर्गन की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, आर्गन की। हाँ देखो, अब आर्गन क्या बेटा है, तो नोबल गैस है। आर्गन क्या है, नोबल गैस है। अब नोबल गैस आपस में कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स तो बनाने वाला नहीं है, वो तो गैस है रूम टेम्परेचर पे। जो अगर कोई रूम टेम्परेचर पे गैस है तो सॉलिड बनाने के लिए क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर से नीचे ले जाएंगे, और रूम टेम्परेचर से नीचे जो सॉलिड है वो कौन सा है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ठीक है। तो इसमें कौन सा फोर्स काम करेगा, अब यहाँ पे कोई डायरेक्शन है नहीं कोई डायरेक्शन नहीं है, वीक फोर्स काम करेगा, ठीक है, वीक डिस्पर्जन फोर्स, लंदन फोर्स यानी कि, ठीक है। और कौन सा सॉलिड हो जाएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। 3 तरीके थे, नॉन पोलर वाला होगा ये, कैसा होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड लिखेंगे इसको हम, ठीक है, नॉन पोलर। क्लियर होगी बात, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, सिलिकॉन कार्बाइड। बेटा सिलिकॉन कार्बाइड भाई ऐसे अभी बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे देखो अभी बात की है इसके बारे में। तो कौन सा है ये सिलिकॉन कार्बाइड, तो सिलिकॉन है, कार्बन है, आपस में कौन सा बॉन्ड बनता है इसमें, कोवेलेंट, ठीक है। कौन सी बॉन्डिंग होगी इसमें, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। और सॉलिड कौन सा हो जाएगा, वही कोवेलेंट सॉलिड हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया कौन सा वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट चल रहे बेटा हम अगले पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये तो दोनों थोड़े से रटने वाले थे, रटने क्या मतलब आप समझ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए जरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन मेटेलिक एंड आयनिक सॉलिड्स। बेटा मेटेलिक सॉलिड और आयनिक सॉलिड, इन दोनों में डिफरेंस और सिमिलरिटी दोनों पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, डिफरेंस और सिमिलरिटी दोनों पूछा गया है। बेटा आयनिक सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड में सिमिलरिटी क्या है, ठीक है, मेटेलिक और आयनिक में सिमिलरिटी क्या है, क्या सिमिलरिटी है। सबसे पहले सिमिलरिटी तो ये हो जाएगी, ठीक है, कि इसमें भी कौन सा फोर्स काम कर रहा है, इसमें कौन सा फोर्स काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक टेबल टाइप का कर लेते हैं इसको, ठीक है, टेबल में समझना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है, लिखना भी आसान रहेगा। यहाँ पे हम ले रहे हैं मेटेलिक सॉलिड, ठीक है, और यहाँ पे हम ले रहे हैं आयनिक सॉलिड, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिमिलैरिटी की बात कर ले रहे हैं। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सिमिलरिटी और डिफरेंसेस बतानी है। तो देखो मेटेलिक सॉलिड में सबसे पहले सिमिलरिटी क्या आ रही है, तो बेटा ये इसमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ये पहली बात है बेटा। तो यहाँ भी पहला क्या हो जाएगा, वही सेम चीज़, इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेम डू सेम बिल्कुल, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा सिमिलरिटी में, सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, क्या मेटेलिक सॉलिड डायरेक्शनल होता है, क्या मेटेलिक सॉलिड डायरेक्शनल होता है। तो अगर मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कि एक मेटल है, आयरन है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ तो आयरन होंगे, ठीक है, तो इसके राइट में आयरन, इसके लेफ्ट में आयरन, इसके अप आयरन, डाउन, फ्रंट, बैक, चारों तरफ हैं। तो यहाँ पे अगर हम चारों तरफ देख लें तो क्या कोई डायरेक्शन आ रहा है क्या, सभी एक दूसरे को तो कैंसिल कर रहे हैं, कोई डायरेक्शन मिला,
कोई नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं NaCl की बात करूँ, आयनिक की बात करूँ, तो एक Na है, उसके चारों तरफ Cl 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 Cl, चारों तरफ Cl आ गए, ठीक है। तो अगर NaCl का इधर हम डायरेक्शन लें तो Na और Cl इधर, इधर भी डायरेक्शन वही हो जाएगा, ठीक है। तो डायपोल इधर और इधर दोनों सेम हो गए, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरह से इधर एक डायपोल इधर मोमेंट, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इधर मोमेंट इधर, यानी नेट क्या हो जाएगा, नॉन डायरेक्शनल। तो खास बात क्या है बेटा कि दोनों क्या हो जाएंगे, नॉन डायरेक्शनल। तो इनका कैसा नेचर हो जाएगा, नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। ये कैसे हो जाएंगे, नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। तो ये तो हो गया सिमिलैरिटी, ठीक है, ये तो हो गई सिमिलैरिटी। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, अब कह रहा है कि डिफरेंस बता दीजिए, ठीक है, डिफरेंस बताना है। अब देखो जरा, डिफरेंस में सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। बेटा जो मेटालिक सॉलिड होता है, जो मेटालिक सॉलिड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, कब, एट रूम टेम्परेचर, या रूम टेम्परेचर को हटा दो, इससे हमसे मतलब नहीं है, हमको बस सॉलिड से मतलब है, ठीक है। ऐसा नहीं कि रूमी टेम्परेचर पे होंगे, इन सॉलिड स्टेट, ये बात आ रही है मुद्दा ना, कि सॉलिड स्टेट पे क्या हो जाएंगे, कंडक्टर होंगे। और ज़रा इसके बारे में बात करेंगे, ये क्या रूम टेम्परेचर पे, या सॉलिड के फेज़ में बात कर, रूम टेम्परेचर नहीं, क्या सॉलिड के फेज़ में कंडक्टर होगा, नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा, इंसुलेटर, किसमें, इन सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में तो ये इंसुलेटर हो गया, सॉलिड स्टेट में क्या हो गया, इंसुलेटर। एक और डिफरेंस दे दे रहे हैं, दो दे दे रहे हैं, ठीक है। तो उससे हमारा काम चल जाएगा, और भी हम दे सकते हैं, पर 2 सफिशिएंट है, ठीक है। क्योंकि हमको क्या, मार्क्स गेन करने का एक तरीका होता है। सपोज करें कोई क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो कम से कम 2 पॉइंट लिखिए उस पर। कोई क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स का है तो 2 पॉइंट लिखिए, क्योंकि 1 मार्क्स में क्या होता है, उसके पास एक चांस है कि आधा नंबर काट ले, आधा आपको दे दे, हाफ कर सकता है। लेकिन अगर आपने 2 पॉइंट लिखा है, दोनों सही है, तो हाफ करके 1 तो देना ही देना, उसको मजबूर है वो देने के लिए, 1/4 तो देगा नहीं। इस तरह से अगर कोई 2 मार्क्स का है तो 4 पॉइंट कम से कम लिखिए, ठीक है। तो इस तरह से पॉइंट वाइज लिखिए, तो एग्जामिनर मार्क्स नहीं काट पाएगा, ठीक है, उसे मार्क्स देने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हो गया, और ये क्या हो जाएगा, इंसुलेटर। अब मेटालिक बॉन्डिंग, कौन सा फोर्स काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहाँ भी कौन सा फोर्स काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। बात समझ में आ रहा है। लेकिन क्या आयनिक में तो स्ट्रेंथ होती है, तो ध्यान रखिएगा जरा कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कैसा होता है, बहुत वीक होता है बेटा ये, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के साथ काम कर रहा है। और यहाँ क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग है, आयन पे काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक है। बात समझ में आ गया, कैसा है ये, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक है। और भी डिफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये तो मैलिएबल हो गया ना, मैलिएबल है, डक्टाइल है। और ये क्या हो जाएंगे, मैलिएबल क्या, नहीं भाई, ये ब्रिटल हैं, ये ब्रिटल होते हैं, ये मैलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं, ठीक है, ये ब्रिटल होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हम दे सकते हैं। ये अगर आपको अच्छा पॉइंट नहीं लग रहा है तो हम ये डिफरेंस दे सकते हैं, एक और पॉइंट दे सकते हैं इसमें। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि हमें डिफरेंस और ये बताने हैं, वो क्लियर हो गया बेटा। इसी का एक दूसरा पार्ट है कि आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। ये एक्सप्लेन करना है कि आयनिक सॉलिड जो होता है वो हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। तो बेटा एक चीज़ समझो, हार्ड होना और ब्रिटल, खासकर मैं ब्रिटल की बात कर रहा हूँ। हार्ड होना कम्पैक्ट स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, ठीक है, कम्पैक्ट स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। मेटालिक सॉलिड भी हार्ड होते हैं, आयनिक सॉलिड भी हार्ड होते हैं, कोवेलेंट भी हार्ड होते हैं, ये उनके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब बात है ब्रिटल नेचर का होना, तो ध्यान से सुनिएगा। जो बेटा नॉन डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, जो नॉन डायरेक्शनल नेचर के होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं। नॉन डायरेक्शनल होंगे तो ब्रिटल होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये देखिए आपने लिखा है नॉन डायरेक्शनल और यहाँ भी लिखा है नॉन डायरेक्शनल, पर ये तो ब्रिटल नहीं होता। ये आपके दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं आया होगा, ये तो मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ आपके दिमाग में, क्योंकि हर चीज़ क्रिस्टल कट, एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, एकदम क्लियर कट क्रिस्टल, जब साफ साफ दिखना चाहिए हर चीज़, ठीक है। पढ़ाई जो भी हो बहुत क्लियर कट होनी चाहिए। यहाँ पे भी वही चीज़ हमने किया भाई, ये भी नॉन डायरेक्शनल है, ये भी नॉन डायरेक्शनल। मैं कह रहा हूँ कि जो नॉन डायरेक्शनल होते हैं वो ब्रिटल नेचर के होते हैं। तो जो आयनिक सॉलिड्स आर ब्रिटल इन नेचर ड्यू टू नॉन डायरेक्शनल नेचर, ठीक है, उनका नॉन डायरेक्शनल नेचर है, इसलिए वो ब्रिटल नेचर है रखते हैं, ठीक है।
इसमें क्यों, रीज़न ये बेटा बहुत वीक होता है, यही चीज़ स्ट्रांग हो जाती है नॉन डायरेक्शन, ठीक है, यही चीज़ अगर स्ट्रांग हो जाती तो ज़रूर ये भी ब्रिटल हो जाते। तो इतना वीक है, बहुत वीक है कि उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता, ठीक है, ज़्यादा वीक होने की वजह से इफेक्ट नहीं हो पाता, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, क्लियर। तो जो नॉन डायरेक्शनल होते हैं जनरली याद रखेंगे उसको कैसे होते हैं, नेचर के ब्रिटल नेचर होते हैं, ठीक है, जिनमें डायरेक्शन होगा वो जनरली ब्रिटल नेचर नहीं होते, ठीक। तो ये वाला भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ अ क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट कमेंट, यानी मेल्टिंग पॉइंट यानी स्टेबिलिटी का रिफ्लेक्शन दे रहा है मेल्टिंग पॉइंट, यानी मेल्टिंग पॉइंट बताता है उसकी स्टेबिलिटी, किसी भी सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट उसकी स्टेबिलिटी बता रहा है, इस पर कमेंट करना है। अब ये चीज़ याद रखना बेटा, समझना है, किसी की मेल्टिंग पॉइंट कम है, किसी की मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। मैंने अभी कहा कि स्टेबिलिटी क्या रहा, कंपैक्ट स्ट्रक्चर कितना अच्छा है, सॉलिड है, बहुत अच्छा सॉलिड है। तो अगर कोई हार्ड है, बहुत अच्छा सॉलिड है, हार्ड अगर है, ठीक है, तो उसको मेल्ट करने में प्रॉब्लम होगी ना, उसके मेल्ट करने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, क्लियर। तो इसलिए प्रॉब्लम होगी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कंपैक्ट। अब कोई कंपैक्ट कब स्ट्रक्चर बना पाएगा, जब उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बात समझ में आ गया। अब जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगा वो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगा वो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। तो सिंपल सी बात है, वो क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो एक लाइन में हमने बात को क्लियर कर लिया कि सर जी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रखता है डायमंड, और रिंग स्ट्रक्चर रख रहा है, रिंग का मतलब प्लेनर स्ट्रक्चर रख रहा है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट 3 ही बॉन्ड बनाया, लेकिन डायमंड में क्या रहा, 4 बॉन्ड बने, 4 बॉन्ड बन गए। बात समझ में आ गया। तो ज़्यादा स्ट्रांग हो गया तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जाहिर सी बात है ज़्यादा होना चाहिए। ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट डायमंड की तरह तो नहीं होगा। समझ बात आ गई, ठीक है। तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, इस पर कौन डिपेंड करता है, मेल्टिंग पॉइंट। और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसे किसी का बहुत ज़्यादा है, किसी का बहुत ज़्यादा है, तो उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होगा। बात समझ में आ गया। अब आइस है, आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो है नहीं, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है ना, तो स्टेबिलिटी है क्या उसकी, नहीं। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम, क्योंकि ये कम तो ये भी कम, स्टेबिलिटी भी कम। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। कहा था कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट का जो मैग्नीट्यूड होता है स्टेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डज द विंडो ग्लास ऑफ ओल्ड बिल्डिंग लुक्स मिल्की। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो पुरानी बिल्डिंग है, ठीक है, वो थोड़ा सा मिल्की हो जाते हैं। जब बहुत पुरानी है उसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी नहीं रहती। कोई भी ग्लास देखो जब बहुत लंबे समय से हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है, वो हल्का सा मिल्की होना शुरू हो जाता है। बात समझ में आ गया। अब रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो कोई भी सॉलिड अगर है, ठीक है, या मान लीजिए कोई ग्लास होता है, दिन भर धूप छाँव, दिन में उससे खूब अच्छी धूप मिली, रात में क्या मिला, छाया मिली, ठंडा हुआ, फिर दिन में हॉट हुआ, फिर रात में क्या हुआ, कूल हुआ। तो हॉट और कूल होने से क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि हमने पढ़ा है कि जो ग्लास होता है वो सुपर कूल लिक्विड होता है, उसमें फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि दिन के टेम्परेचर वगैरह जब आता है, फ्लो कर रहा है, फिर ठंडा हो रहा है। तो जब ठंडा होता है तो अपनी ज्योमेट्री को चेंज करता है, किसकी तरह होना चाह रहा है, वो क्रिस्टलाइन की तरह होना चाह रहा है, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए होती है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, स्लो कूलिंग प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, और इसी को हम क्या कहते हैं, स्लो कूलिंग प्रोसेस को इसे कहते हैं एनेलिंग। एनेलिंग का मतलब क्या होता है, स्लो कूलिंग प्रोसेस, ठीक है, इसी को हम कहते हैं एनेलिंग। बात समझ में आ गया। तो ये जो मिल्कीनेस आता है इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनेलिंग, एनेलिंग की वजह से आता है ये, ठीक है। तो रीज़न क्या रहा, रीज़न ये रहा कि दिन में टेम्परेचर मिल रहा है, रात में ठंडा हो रहा है, तो टेम्परेचर ठंडा गर्म होने से थोड़ी थोड़ी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आनी शुरू हो जाती है, किसमें, ग्लास में। और अगर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आती है तो उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या हो जाएगी, ख़त्म होने लगती है, एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आइसोट्रॉपिक नेचर, वो चेंज हो जाएगा, किस में हो जाएगा, एनआइसोट्रॉपिक में। तो मिल्कीनेस आना, कलर हो जाएगा, उसमें मिल्कीनेस आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एनेलिंग। बात समझ में आ रहा, ठीक है, क्लियर हो रही है बात।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डज अमॉर्फस सिलिका डिफर फ्रॉम क्वार्ट्ज। अब देखो बेटा, जो अमॉर्फस सिलिका होता है वह भी होता है SiO4 और जो क्वार्ट्ज होता है वो भी यही, फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, ठीक है। अमॉर्फस सिलिका, सिलिका मतलब SiO2, जब कंबाइंड होगा तो क्या बनेगा, SiO4 बनाएगा जब आपस में जुड़ना शुरू होगा, ठीक है। तो 4 की कंडीशन में आ जाएगा। क्लियर है? तो अब समझते हैं जरा हो क्या रहा है। अमॉर्फस सिलिका और क्वार्ट्ज की बात कर रहा है। तो अब इसमें चक्कर क्या है, जो अमॉर्फस सिलिका है वो अमॉर्फस इसलिए है, तो आपको पहले से पता है कि अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में क्या फ़र्क है, अरेंजमेंट का फ़र्क है बस। अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में किसका फ़र्क है, सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट का फ़र्क है। तो अगर किसी की यूनिट सेम है, कोई अगर है मान लो एप्पल से बना हुआ है, ठीक है, तो एप्पल की अगर अरेंजमेंट रेगुलर है तो वो क्रिस्टलाइन है, अगर रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है तो वो अमॉर्फस है। जाहिर सी बात है क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन है, तो क्लियर है ना कि जो SiO4 होगा वो कैसा होगा, एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट रख रहा होगा। क्लियर? रेगुलर मैनर में अरेंज होगा, जबकि यही अमॉर्फस तब बनता होगा जब इसी यूनिट का रेगुलर मैनर में अरेंजमेंट नहीं होता होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो क्वार्ट्ज में क्या होता है, रेगुलर हेक्सागन की तरह होता है, ठीक है। तो क्या रहा क्वार्ट्ज में, एक रेगुलर मैनर में अरेंज रहा क्वार्ट्ज में। जब रेगुलर मैनर में अरेंज रहा तो क्या बन गया, क्रिस्टलाइन, और जब रेगुलर में नहीं रहेगा तो क्या बनेगा, अमॉर्फस। यही फ़र्क है, सिंपल सा। ठीक है, अब कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। तो कुछ को हमको अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में क्लासीफाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में क्लासीफाई करना है। चलिए क्लासीफाई कर देते हैं, क्या क्या है क्लासीफाई करने को। तो क्या है हमारे पास क्लासीफाई करने के लिए। तो आज के वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि केवल थ्योरी से काम तो चलेगा नहीं, भी क्वेश्चन तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी हम एकेडमिक केवल कवर कर रहे हैं, इन फ्यूचर देखेंगे इसको, हम थोड़ा सा लेवल को ऊपर भी करेंगे, कंपटीशन तक ले जाएंगे इसको। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा एकेडमिक लेके चले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, 80% स्टूडेंट लगभग ऐसे होते हैं जिनके बेस अच्छे नहीं रहते हैं, और अगर आपका बेस बहुत अच्छा क्लियर है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा आपका आगे होगा। तो कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। अब बेटा एक पहला दिया है पॉलीयूरेथेन, पॉली वर्ड पहले ही लगा दिया, पॉली वर्ड पहले ही आ गया बेटा। और मैंने कहा था जितने भी पॉलीमर्स होते हैं, सभी के सभी क्या होते हैं, सभी के सभी अमॉर्फस होते हैं। जिसका फॉर्मूला फिक्स होता है वो क्या होते हैं, वो क्रिस्टलाइन होते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पहले ही बोल दिया ना पॉली, तो जब पॉली पहले ही आ गया इसका मतलब कि बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ी है, तो पॉलीयूरेथेन, यूरेथेन की बहुत सारी यूनिट जुड़ गई हैं, बन गया पॉलीयूरेथेन। तो कैसा हो जाएगा, ये अमॉर्फस हो जाएगा। क्लियर? तो पॉलीयूरेथेन कैसा हो गया, कैसा हो गया, ये अमॉर्फस हो गया। ठीक है, सेकंड का क्या कहा गया बेटा, नेफ्थलीन। तो बेटा नेफ्थलीन का फॉर्मूला फिक्स होता है कि नहीं होता है, नेफ्थलीन का फॉर्मूला फिक्स होता है, बिल्कुल फिक्स है भाई, नेफ्थलीन का फॉर्मूला बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, इंजीनियरिंग वाला स्ट्रक्चर होता है इसमें। तो ये कैसा हो जाएगा, क्रिस्टलाइन। जिसका फॉर्मूला फिक्स वो क्या बन गया, क्रिस्टलाइन बन गया। क्लियर? जिसका फॉर्मूला फिक्स क्या बन गया, क्रिस्टलाइन बन गया वो। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड बेटा ये तो फॉर्मूला फिक्स है, बेंजोइक एसिड कैसा हो गया, क्रिस्टलाइन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहा बेटा, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है, पॉलीमर, टेफ्लॉन कहते हैं इसको, पॉलीमर। तो टेफ्लॉन क्या हो गया, पॉलीमर। और अगर कोई पॉलीमर है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंपल अमॉर्फस। ठीक है, अगर है पोटेशियम नाइट्रेट, तो बेटा ये तो सिंपल से क्लियर हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ठीक है, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट कैसा हो गया, क्रिस्टलाइन। जिसका फॉर्मूला फिक्स वो सीधे क्रिस्टलाइन, जिसका फिक्स नहीं पॉलीमर हो गया वो अमॉर्फस। आप देखो जरा यहाँ पे क्या आ गया, सेलोफेन। बेटा सेलोफेन क्या होता है, जैसे पार्चमेंट होता है, सेलोफेन बैग होता है। ठीक है, जो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है बहुत अच्छा सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। तो बेटा इसका फॉर्मूला फिक्स नहीं होता, क्यों नहीं होता, सेलुलोज की पेस्टिंग करते हैं। भाषण में आ गया, सेलुलोज होता है, सेलुलोज पे कोलाइडियन की पेस्टिंग करते हैं, सेलुलोज पे कोलाइडियन की पेस्टिंग करते हैं। सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज में पोर्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे छेद बने होते हैं। ठीक है, वुड है ना, उसमें छेद होते हैं,
जो सेलुलोज होता है, ठीक है। अब उस सेलुलोज में क्या करते हैं, कोलाइडियन की पेस्टिंग करते हैं, ठीक है। इसलिए पेस्टिंग करते हैं कि उसमें जो पोर्स बने हैं वो भर जाएँ, ठीक है, क्लियर, बहुत छोटे हो जाए, माइन्यूट हो जाए, तो वो बन जाता है सेलोफेन बैग, ठीक है। बहुत अच्छा सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो इसका फॉर्मूला फिक्स नहीं होता, जब फिक्स नहीं है तो इसे हम क्या कहेंगे, अमॉर्फस, अमॉर्फस कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बेटा आप पढ़े होंगे पीवीसी पाइप, घरों में जो पाइप यूज़ होता है पीवीसी पाइप कहते हैं उसको, पीवीसी पाइप कहते हैं। घर में जो यूज़ होता है पानी के लिए यूज़ होता है, वाटर सप्लाई के लिए आजकल प्लास्टिक वाली पाइप यूज़ हो रही है ना, और वायरिंग के लिए भी प्लास्टिक वाली पाइप यूज़ हो रही है, ठीक है। तो कौन सा होता है वो, पीवीसी पाइप कहते हैं उसको, पॉलीविनाइल क्लोराइड। बेटा फिर यहाँ पॉली वर्ड आ गया, विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर है ये, विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर है, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, अमॉर्फस, सोचना ही नहीं कुछ इसमें, ठीक है। अगला कह रहा है फाइबर ग्लास, बेटा फिर नाम ही ले लिया, क्या नाम लिया, सीधे फाइबर ग्लास नाम ले लिया, एक तो ग्लास बोला ऊपर से फाइबर लगा के बोला, सिंपल, अमॉर्फस, कुछ नहीं सोचना। और लास्ट क्या बोल रहा है बेटा, कॉपर, कॉपर तो सीधा मेटल होता है और मेटल मेटालिक सॉलिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइन। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है, देख लीजिए, समझ लीजिए। जहाँ भी कहीं पॉलीवर्ड आ जाए जिसका फॉर्मूला फिक्स नहीं है सब अमॉर्फस है, जिसका फिक्स है सब क्या है, क्रिस्टलाइन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मैलिएबल डक्टाइल। बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, सॉलिड के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की बात कर रहा है, तो सॉलिड के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल कंडक्टर सिर्फ एक ही है, कौन सा, मेटालिक, और वो क्या, वही मैलिएबल भी होता है, वो डक्टाइल भी होता है। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेटालिक सॉलिड, ठीक है। तो कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मैलिएबल एंड डक्टाइल, कौन सा हो गया, मेटालिक सॉलिड। नेक्स्ट कह रहा है अ सॉलिड ए इज़ वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल एज मोल्टन स्टेट एंड मेल्ट एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। बेटा कह रहा है कोई एक बहुत ही हार्ड है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर है, तो मेटालिक तो नहीं होगा, उसको बाहर कर दिए बच्चे, 3 आयनिक, कोवेलेंट और मॉलिकुलर, ठीक है। एज वेल एज मोल्टन स्टेट, तो किसी भी कंडीशन में नहीं हो रहा। अब मोल्टन स्टेट में तो आयनिक हो जाएगा ना, मेटालिक को तो पहली बार कर दिए थे क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर बोल रहा है सॉलिड में। ये कह रहा है सॉलिड और मोल्टन कंडीशन दोनों में इंसुलेटर है, तो आयनिक तो कंडक्टर हो जाता है। अब हटा दीजिए बच्चे कौन, कोवेलेंट और मॉलिकुलर। मॉलिकुलर बेटा हार्ड होता है, इसमें कह रहा है वेरी हार्ड, हार्ड होता है क्या मॉलिकुलर, नहीं, सॉफ्ट होता है। तो फिर अब बचा कौन हमारे पास, सिंपल कोवेलेंट, एक ही तो बच रहा है हमारे पास, ठीक है। कोवेलेंट एक सिंपल बच रहा है हमारे पास, ठीक है। तो व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज इट, तो बेटा कौन सा हो जाएगा ये, कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, व्हाई इज ग्लास कंसीडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड। बेटा ग्लास को हम सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कंसीडर करते हैं, ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कंसीडर करते हैं, बिकॉज ग्लास हैव टेंडेंसी टू फ्लो। ग्लास के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें टेंडेंसी सिर्फ फ्लूइड में होती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्लो मोशन में कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्लो मोशन में मूव कर रहे हैं इनके पार्टिकल, इसलिए ये हार्ड होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा हमको कड़ा दिखते हैं पर एक्चुअली सॉलिड है नहीं है, क्या है ये, लिक्विड है, सुपर कूल्ड लिक्विड। बात समझ में आ गया, कोई डाउट। तो ये क्वेश्चन हम लोग का था, अभी तक जितना टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था वो, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे हाई लेवल थोड़ा सा लेके चलेंगे, बढ़िया लेके चलेंगे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।